surprised. Every other night another movie get made. Just too hard. So welcome to another video. In this video we shall discuss about the chemistry that will come in Punjab University 2023. पिछली वीडियो में हमने बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज देखेंगे और साथ उनके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Question number 1 is, in the most of reaction the actual yield is dash than theoretical yield। सबसे पहले एक्चुअल यील्ड एक ऐसी अमाउंट होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो हकीकत में हमें हासिल होती है। मसलन एक इंसान कह रहा है कि मैं 2 मोल कार्बन के ले रहा हूँ, 2 मोल ऑक्सीजन के ले रहा हूँ, फ़र्ज़ करते हैं हम, तो मेरे पास इतने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के आएंगे। ये उसकी एक इमेजिनेशन है और ये इक्वेशन बना रहा है एक। इसी ऐसी यील्ड को कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, जो सिर्फ लफ्ज़ी बातों तक होती है। जबकि जब वो रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलेगा। अब आगे उसकी पॉसिबिलिटीज़ होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से किस तरह मिलेगा, उसके दरमियान कुछ लिमिटेशंस आ जाती है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट कर जाते हैं, या जो इंसान एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, जो मशीन एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, उससे कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्चुअल यील्ड है, जो हमें असल अमाउंट मिलती है प्रोडक्ट की, वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। तो अपने ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, मोर, लेस, एक्सपेक्टेड एंड नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा लेस, बीटा आंसर। In the most reaction, the actual yield is always less than theoretical yield। ये PTB की लाइन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सोलुबल इन ईच अदर ड्यू टू। ये MCQs आया है एक्सरसाइज का। हम इसको समझते हैं कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आपस में एक दूसरे में इस वजह से सोलुबल होते हैं, इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ओके, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और आयन डाइपोल इंटरेक्शन इनके अंदर नहीं होता, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल और आयन डाइपोल मूवमेंट दो अलग-अलग चीज़ें हैं, उसके बारे में हम नहीं जानते। बस हम ये समझते हैं कि जिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो आपस में ऑल प्रोपोर्शन में सोलुबल होते हैं। ओके, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे। अब एसीटोन के मॉलिक्यूल है, उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान है। अब क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल है, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। तो इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, तो आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो इस बॉन्डिंग की वजह से ये लोग सोलुबल हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर। लाइक डिजोल्व लाइक एंड अनलाइक डिजोल्व अनलाइक। इससे हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो एक जैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे में डिजोल्व हो सकते हैं, सोलुबल हो सकते हैं। आंसर होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 3, पॉजिटिव रेज वर डिस्कवर्ड बाय। सिंपल सा आंसर है कि गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव रेज को डिस्कवर किया था। हम इसको कैनाल रे भी कहते हैं। रदरफोर्ड ने हमें एटॉमिक मॉडल दिया था और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया था। जे थॉमसन जो है उन्होंने कैथोड रेस की थी, और विलियम क्रुक्स साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत ज़्यादा काम किया था। ओके, नेक्स्ट हमारा अल्फा आंसर होगा गोल्डस्टीन। स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम कंटेन 2 लाइन इन द रीजन। जब सोडियम का स्पेक्ट्रम देखते हैं स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से या स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से, तो सोडियम येलो रीजन में हमें देता है 2 लाइंस। ठीक है, जो सोडियम है वो जब इसका एक से रिलेटेड आंसर एक बन सकता है। सोडियम की एक पहचान है कि सोडियम जब ग्लो जलता है या ग्लो करता है तो इसके बेसिकली ऑल प्रोपोर्शन में मोस्टली येलो कलर ही होता है। फिर चाहे वो हैलाइड के साथ टेस्ट दे या जो भी टेस्ट दे, क्लोरीन के साथ मिले या किसी भी हैलोजन के साथ मिले या इस तरह के स्पेक्ट्रम दे, तो उसका येलो रीजन में होता है। तो डेल्टा हमारा आंसर होगा। इफ़ अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ FeSO4। अगर हम कॉपर मेटल की एक हमारे पास स्ट्रिप है, हमने उसको कैथोड एनोड बनाया, जो भी बनाया, हम उसको FeSO4 के सोल्यूशन के अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था कि किसी भी मेटल को अगर हमने किसी सोल्यूशन में डिसॉल्व करना है तो उसके ओन सोल्यूशन में हम डिसॉल्व करेंगे, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन सोल्यूशन। ओके, कॉपर होगा तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होगा, आयरन होगा तो फेरिक सल्फेट सोल्यूशन होगा, जिंक होगा तो जिंक सल्फेट सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पे हमारे पास कॉपर है और अगर हम सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन हमारे पास FeSO4 है। तो FeSO4 और कॉपर के दरमियान कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इनके आयन्स आपस में मिलते नहीं हैं। ओके, नो रिएक्शन टेक प्लेस, किसी की तरफ नहीं जाना। अगर दो आपस में मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट कंडीशन फिर आती है। ओके, नेक्स्ट, द टर्म pH वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये भी सिंपल नेम जो है वो तो सिंपल खुद याद करने पड़ते हैं। सोरेनसन ने हमें जो pH टर्म थी वो दी थी, जबकि हेंडरसन की हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं pH इज इक्वल टू pH प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड, इस तरह की, और pOH के लिए भी सेम।
तो इसलिए हमारा आंसर होगा बीटा। गोल्डस्टीन और थॉमसन बिल्कुल लैदा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम मास ऑफ क्रोमियम दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 76 ग्राम ऑफ Cr2O3। ये एक हमारे पास सॉल्व करने का एक क्वेश्चन है, तो अभी तो मेरे पास वो मौजूद नहीं है। मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम क्रोमियम का एक मोल देखें ना, तो क्रोमियम के जो 2 एटम्स हैं, Cr के 2 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम, आई डोंट टॉक अबाउट मोल एटम, O यानी 1 एटम, O2 यानी 2 एटम, O3 यानी 3 एटम, जब ये मिलते हैं तो 1 मोल ऑफ Cr2O3 बनाते हैं। ओके, जब ये 1 मोल बनाते हैं तो इनका टोटल मास बनता है 152। ओके, 152। यानी कि अगर क्रोमियम, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रोमियम की, इसलिए ऑक्सीजन को साइड पे कर दो, क्रोमियम के 2 एटम मिल रहे हैं तो हमारे पास बना रहे हैं 152। जबकि क्रोमियम को अगर हम इसको Cr2O3 को हाफ कर देते हैं, 76 ग्राम कर देते हैं, तो वहाँ से क्रोमियम की तादाद भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो पहले जो क्रोमियम 52 प्लस 52 था, यानी कि 104 मिल रहा था, 52 उसका मोलर मास है, तो हमारे पास 104 बन रहा था 1 मोल के अंदर, तो आधा मोल हो जाएगा, यानी मास आधा हो जाएगा, तो वहाँ से क्रोमियम का मास भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पहले 2 मोल मिल रहे थे, यानी कि 2 एटम मिल रहे थे, तो अब कितना मिलेगा, हाफ मोल, यानी कि 1 एटम मिलेगा, और 1 एटम का मोलर मास क्या होता है, 52। यही अगर ऑक्सीजन की बात होती तो ऑक्सीजन के 1 मोल के लिए 3 एटम मिल रहे थे, तो जब हम वहाँ पे मास हाफ कर देंगे, यानी मोल है हाफ कर देंगे, तो ऑक्सीजन के कितने एटम मिलने थे, हाफ, और 3 का हाफ कितना होना था, 1.5। और अगर ऑक्सीजन का हमसे उस टाइम मास पूछते तो हमने कहना था ऑक्सीजन के 1 एटम का मास होता है 16, और हाफ और करेंगे तो 24 आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन का मास। ओके, आंसर इज 52 ग्राम। अब बफर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, कॉमन आयन इफेक्ट के जरिए बफर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ले चैटलियर प्रिंसिपल के जरिए कर सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन और ब्रोंस्टीड एसिड बेस थ्योरी, ये बिल्कुल लैदा कॉन्सेप्ट है। कॉमन आयन इफेक्ट इसमें हमारा से ज़्यादा यानी कि बेहतरीन आंसर होगा, अल्फा इज़ द आंसर। द बोर्न हैबर्ट साइकिल इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन। बोर्न हैबर्ट साइकिल हम आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ा था इसमें, तो ये एप्लीकेशन है हेसिस लॉ की। ओके, बॉयल्स लॉ आपको पता है, डेल्टन लॉ और ग्राहम लॉ, ये हमारे गैसेस के चैप्टर के अंदर है। If an endothermic reaction is allowed to take place very rapidly in the air, the temperature of the surrounding air remain constant, decrease, increase or remain unchanged. Okay? अब एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन 2 किस्म के रिएक्शन होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो हीट को यूज़ करते हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो हीट को रिलीज़ करते हैं। एक सिंपल सी बात है कि अगर एक बॉडी में से हीट रिलीज़ हो रही है तो उसकी इर्द गिर्द क्या पैदा होगी, हीट पैदा होगी। और अगर एक बॉडी हीट अब्जॉर्ब कर ली है तो उसके इर्द गिर्द की जो हीट होगी वो उसको भी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो हीट अब्जॉर्ब करेगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में सेम इसी तरह टेम्परेचर अब्जॉर्ब करेगी, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, डिक्रीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। सिंपल डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो अमाउंट रिलीज़ या डिक्रीज़ करनी होती है वो सारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात हो रही है तो एक और पॉइंट बताता चले कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जब ऐड होती है, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जबकि जो दूसरा आयन ऐड होता है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है, जो पहले ही एग्जिस्टली इलेक्ट्रॉन होता है उसके और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होती है, जिसके लिए ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी एंडोथर्मिक रिएक्शन में यूज़ होती है। तो हम एनर्जी यूज़ करेंगे, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन हमेशा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपको पता है कि टेंडेंसी बता देते हैं कि किसी भी एटम की टेंडेंसी कि अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना, उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देते हैं।
बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी एक टाइप है जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, हम उसको क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। चार्ली आंसर हमारा होगा। आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एक एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और दूसरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, वो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही एटम शेयर करता है दूसरे के साथ, और मेटेलिक बॉन्ड में मेटल्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताई जाती है किसी भी, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट 0 है क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन नेगेटिव होता है वो आपस में कैंसिल कर देते हैं, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट है 0.112 डाइपोल। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। द नंबर ऑफ बॉन्ड इन नाइट्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के दरमियान 3 बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन के जो p ऑर्बिटल लगा होता है उसमें px के जो ऑर्बिट होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ओके, जबकि जो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं वो साइड में ओवरलैप करके 2 पाई बॉन्ड बना देते हैं, तो हम कहेंगे 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। बीटा हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन ड्राइड अप लेक्स ऑफ तिब्बत एंड कैलिफोर्निया डैश इज फाउंड, तिब्बत और कैलिफोर्निया की लेक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि जो बोरैक्स या की जो मिनरल है जिसको हम टिंक्सल कहते हैं वो हमें पाई जाती है, तो हम यहाँ पे आंसर होगा बोरैक्स। बोरिक एसिड, कोलिमानाइट, इन सब के ज़रिए भी हम बोरैक्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं Na2CO3 के साथ रिएक्ट करवा के। आंसर चार्ली। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। जबकि क्रिस्टलाइजेशन जो है वो होता है किसी भी जो पार्टिकल्स होते हैं उनके क्रिस्टल्स बनाना। वेपराइजेशन होता है लिक्विड को वेपर्स में चेंज करना। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने पढ़े हुए हैं कि सल्यूट का लॉ एक दूसरे में यानी कि 2 इमिसिबल लिक्विड के अंदर या 2 पार्टीशंस के अंदर डिवाइड होना हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। करेक्ट आंसर सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन डज नॉट बिलोंग टू अल्कलाइन अर्थ मैटर, बेरिलियम, रेडियम, बेरियम या रेडोन। रेडोन एक नोबल गैस होती है, तो सिंपल सा एमसीक्यूज है, ये हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल में होता है। यहाँ बताता चले कि अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2A वाले एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ओके, जिसमें हमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम वगैरह हमारे पास शामिल होते हैं। ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम जो है इसके पेक्यूलियर नेचर की वजह से, स्मॉल साइज़ होने की वजह से ये एक खूबी है बेरिलियम की, जो इसका ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है, यानी कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेता है और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करके कंपाउंड बना देता है। डेल्टा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर मेटालॉइड्स, 3 किस्म के एलिमेंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है पीरियोडिक टेबल में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देते हैं और क्या बना देते हैं, पॉजिटिव आयन। नॉन मेटल ऑन द अदर हैंड ऐसे होते हैं जो अपने एटम जो उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो इलेक्ट्रॉन हासिल करके नेगेटिव आयन बना देते हैं, जबकि मेटालॉइड्स इसके इंटरमीडिएट होते हैं। जो करेक्टरिस्टिक है वो भी मेटल और नॉन मेटल की लेदर और मेटालॉइड्स के उसके दरमियान में है। ओके, हम देखते हैं इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। दे आर द बॉर्डर लाइन एलिमेंट दैट एग्जिबिट बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, सही है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के दरमियान में होते हैं। दे यूजुअली एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर टू नॉन मेटल, के इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। दे यूजुअली एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम मेटल, इसमें हमें थोड़ा सा इशू लग रहा है। दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल कंडक्टर होते हैं, मेटालॉइड जिसके अंदर मेटल की प्रॉपर्टीज है तो ये कंडक्टर होंगे, तो हमारा चार्ली आंसर बिल्कुल सही होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अमंग द फॉलोइंग इज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगर सिंपल हम बात करें तो हम जो सिंपल ट्रेंड होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का वो पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज़ होती है और ग्रुप के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज़ होती है। ये हमारे पास ग्रुप की बात हो रही है और ये हेलोजन ग्रुप है 7A, हम इसे कहते हैं हेलोजन फैमिली है, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह हमारे पास मौजूद है। तो इसके अंदर इन्होंने इसका पढ़ा हुआ है। सिंपल बात करें तो वो डिक्रीज डाउन द ग्रुप होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो एक एबनॉर्मेलिटी आती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? ये पिक्यूलियर नेचर है फ्लोरीन का, उसका स्मॉल साइज़ होता है। स्मॉल साइज़ होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो हमारे पास चार्ली करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं।
द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन, हमने पढ़ा है कि रेट कांस्टेंट का यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है, जिस तरह का ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर होगा उसके मुताबिक होगा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, उसके मुताबिक इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएंगे। हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ का हमने फार्मूला पढ़ा था। तो हमने हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में था कि जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ ज़्यादा है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें जो है हाफ लाइफ वो यानी कि इनरेलीवेंट होती है, वो डिपेंड करती नहीं है किसी के ऊपर। जबकि जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसके अंदर इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के, और थर्ड ऑर्डर में इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन का। तो सेकंड ऑर्डर है हमारे पास, तो ये होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ रेट कांस्टेंट। हमारे पास यहाँ पे था कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब के ऊपर n-1 था और पर सेकंड हमारे पास था। n जो था नंबर ऑफ मोल को शो करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करता है, सॉरी। तो हमारे पास जिस तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते जाएंगे मोल्स चेंज होते जाएंगे, तो हमारे पास सेम जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा। ओके, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ शी इज़ गिवन एज हाइड्रोजन का। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम एक डिवाइस बनाई होती है जिससे हम दूसरों के रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम शी कहते हैं। तो शी को हमने आर्बिट्रेरली ज़ीरो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन सेपरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन। एक सिंपल सी बात है, हमारे हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था फर्स्ट ईयर के, कि हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के जरिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्वा सॉल्यूशन से अलग कर सकते हैं, जिसमें हमने ईथर और वाटर को लिया था। हमारी पूरा टेक्निक हमारे पास मौजूद है। कॉइनेज मेटल आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। कॉइनेज मेटल हम कहते हैं कॉपर को, गोल्ड को और सिल्वर को, जिससे सिक्के बनते हैं। ये हमारे पास ग्रुप आई बी में 1B में मौजूद है, जो कि हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स में आते हैं। द कंपाउंड इन विच टू अल्काइल ग्रुप आर अटैच टू कार्बोनिल कंपाउंड इज कॉल्ड। अब कार्बोनिल कंपाउंड CO बॉन्ड है, उसके साथ 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमारे पास हमें पता है कि ये कीटोन होते हैं, जबकि एल्डिहाइड में एक तरफ H लगा होता है। ओके, 2 R लगे हुए हैं तो कीटोन होगा। अल्कोहल OH की वजह से होता है, और जो ईथर है CO के साथ CC 2 बॉन्ड लगे होते हैं। ओके, और C के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि कीटोन में कार्बोनिल कंपाउंड होता है C डबल बॉन्ड O। ग्रुप ऑफ IB ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हमने अभी पढ़ा है कॉपर Cu, Au गोल्ड, Ag सिल्वर, बीटा आंसर। फ्लोरीन डज नॉट हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द एब्सेंस। फ्लोरीन के पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके बाद d ऑर्बिटल नहीं होता, क्योंकि d ऑर्बिटल जब इन्वॉल्व हो जाती है तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाती है, जो कि लोअर एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन की खूबी होती है। सोडियम क्लोराइड व्हेन हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट। सोडियम क्लोराइड सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हीट किया हमने H2SO4 की मौजूदगी में, तो हमारे पास बन जाएगा क्रोमाइल क्लोराइड। ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल में से आया है, क्रोमाइल क्लोराइड। ओके, हेलोजन एसिड इन गैसियस स्टेट फाउंड एज इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ मोनोमर और हेक्सामर। हेलोजन एसिड का एक ऐसा एसिड है जो कि डाइमर के अंदर आता है। सिंपल सा MCQ हमने याद रखना है कि जो HF है, यानी कि फ्लोरीन का जो हाइड्रोजन एसिड है वो डाइमर में आता है, तो हमारे पास अल्फा आंसर हो जाएगा, बाकी किसी के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। विच ऑफ द फॉलोइंग शो फास्फोरिसीन। फास्फोरस के जो एलोट्रोप्स होते हैं उसके अंदर जो लाइट इमिट करते हैं किसी रिएक्शन के दौरान, तो उसको फास्फोरिसीन कहते हैं। फास्फोरस का सिर्फ एक ही ऐसा एलोट्रोप है जिसको हम वाइट फास्फोरस कहते हैं, जिसे हाईली अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से जब कंबशन होती है तो ये डार्क में ग्लो करता है, जिसको हम फास्फोरिसीन कहते हैं। ओके, फ्लोरिसीन जैसा है ये। ओके, द एलिमेंट हुज इनऑर्गेनिक मिनरल आर नॉन मोनोमर इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में एक MCQ है ये आपकी एक्सरसाइज का, जो सोडियम है हमारे पास इसके अर्थ क्रस्ट में मौजूद नहीं है हमारे पास। नाइट्रोजन की भी तादाद हमारे पास मौजूद नहीं होती, लेकिन नाइट्रोजन हमारे पास दूसरे तरीके से मौजूद होता है क्लोरोफिल के अंदर, इसलिए इसका बेसिक आंसर सोडियम ही बनेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिस तरह बेरिलियम की खूबी होती है कि वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, इसी तरह एल्यूमिनियम की भी खूबी होती है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बेरिलियम, एल्यूमिनियम और जिंक वगैरह ये ऐसे है जो एम्फोटेरिक है। ओके, विच इज़ नॉट अ कैल्केरियस या कैल्केरियस मटीरियल। तो हमारे पास इसका आंसर है क्ले, जबकि लाइम, मार्बल और मरीन शेल जो है ये क्ले मटीरियल है, ये हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जबकि क्ले कैल्केरियस मटीरियल नहीं है। पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलोनाइट्राइड आंसर लगा हुआ है। एक्रिलिक PVC, रेयन फाइबर और पॉलीएस्टर, इन सब के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, पॉलीविनाइल एसीटेट वगैरह।
तो ये मैक्रो मोलिक्यूल्स का चैप्टर है, आपको मैक्रो मोलिक्यूल्स के जो मेन प्रोडक्ट हैं वो ज़रूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि एक बड़ा डिटेल टॉपिक है, इसमें से MCQs आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, जिस तरह इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होते जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, यानी जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो जो दूसरी साइड पे होंगे वो इजीली ब्रेक ऑफ कर सकेंगे, H पॉजिटिव आयन दे सकेंगे। H पॉजिटिव आयन देना ही एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, लिहाजा एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे CF3COOH की सही सबसे ज़्यादा होगी। ओके, कैनिज़ारोस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होते, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होता है। ऐसे कंपाउंड जो है वो हमें कैनिज़ारोस रिएक्शन देते हैं। फॉर्मल्डिहाइड भी हमें देता है, बेंजीन भी देता है, जबकि ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड भी देता है। एसिटल्डिहाइड हमें नहीं देता क्योंकि इसके साथ अल्फा कार्बन मौजूद होते हैं, सिंपल सी बात है। एरोमेटिक एल्डिहाइड अंडरगो डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन, डेफिनेशन आ गई है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड टू गिव कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड एसिड। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कैनिज़ारोस रिएक्शन। ओके, वुड्स रिएक्शन में दो हम चीज़ों को आपस में मिलाते हैं, वुड्स और फिटिक रिएक्शन बेंजीन एरोमेटिक के लिए होता है, जबकि वुड्स रिएक्शन में हम अल्काइल हैलाइड को सोडियम की मौजूदगी में बनाते हैं तो हमारे पास अल्केन्स आ जाते हैं। ओके, मिथाइल अल्कोहल के एंटी फ्रीजर के तौर पर यूज़ होता है, ये उसके यूजेस में लिखा हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं। बेंजीन वर डिस्कवर्ड बाय माइकल फेराडे इन 1825 के अंदर बेंजीन को माइकल फेराडे डिस्कवर किया था, सिंपल सा आंसर है। अल्कानाइड्स आर यूज्ड फॉर डैश ऑफ अल्काइंस, अल्कानाइड्स जो है वो जब हम अल्काइन को किसी हैवी मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अल्कानाइड्स बनते हैं। अल्कानाइड प्रिपरेशन, प्योरिफिकेशन और सेपरेशन में अल्काइंस के यूज़ होते हैं। ओके, ऑल ऑफ अबव। द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्कीन, अल्कीन में जैसा हम जानते हैं डबल बॉन्ड होती है, अनसैचुरेशन रिएक्शन होते हैं, उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो मज़ीद इलेक्ट्रॉन या मज़ीद चीज़ों को अपने अंदर ऐड कर सकती है, तो एडिशन इसका करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होगा। ओके, अल्केन का करेक्टरिस्टिक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, कोई एडिशन नहीं, कोई एलिमिनेशन नहीं, कोई पॉलीमराइजेशन नहीं। ओके, जबकि अल्कीन्स का एडिशन। ओके, नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट रेंज ऑफ पेट्रोलियम ईथर, ये हमारे पास पूरा एक दिया हुआ था, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ईथर, केरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल, इस तरह के डीजल वगैरह इन सब के दिए तो वो याद करना चाहिए। तो इसका है 20 से 60 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ फोल्डिंग मेटल शो हेक्सागोनल ज्योमेट्री, जिंक होता है, इसके अंदर हेक्सागोनल ज्योमेट्री होते हैं। ये हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म के जो है एलेक्ट्रोफ्स के अंदर एलिमेंट किस तरह दो कंपाउंड एक जैसे एलेक्ट्रोफ फॉर्म में आते हैं, तो हमारे पास जिंक और कैडमियम था वहाँ पे, तो हमारे पास जिंक आ गया हेक्सागोन। लिक्विड क्रिस्टल की एक प्रॉपर्टी होती है, लाइट को डिफ्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे एमसीक्यू आता है कि लिक्विड क्रिस्टल किस तौर पे यूज़ होते हैं, किस चीज़ के डिटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, तो वो हीट होते हैं, क्योंकि वो थर्मोमीटर या फिर थर्मल डिटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। जब मेडिकल टेक्निक में किसी चीज़ का डिटेक्ट करना होता है, ट्यूमर को, तो उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल को लगाया जाता है। जब लिक्विड क्रिस्टल को लगाते हैं तो वो जगह अपना कलर चेंज करती है, हीट की वजह से हीट इंडिकेट करती है, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर ट्यूमर मौजूद है। 47 द मोलिकुलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम एट 127 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर। ये एक एमसीक्यू एक्सरसाइज का है, रटा लगा सकते हैं, लेकिन हम इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको। हमने पढ़ा था कि यहाँ पे काफ़ी बच्चे STP लिखा देते हैं। STP पे वो एक मखसूस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ओके, तीसरा है 0 डिग्री सेल्सियस और 2 atm प्रेशर। हमने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, PV इज इक्वल टू nRT, V इज इक्वल टू RT आवर P। यहाँ से हमें पता चलता है वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। टेम्परेचर ज़्यादा यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर जितना कम प्रेशर, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी गैस का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। ओके, तो यहाँ पे बीटा आंसर करेक्ट है। अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन दो वेरिएबल लिए प्रेशर और वॉल्यूम, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा, फिक्स नंबर ऑफ मोल रखे, तो ग्राफ क्या होगा, आइसोथर्म होगा। आइसोथर्म ऐसे ग्राफ होते हैं, आइसो मीन सेम, थर्म मीन हीट, टेम्परेचर सेम है तो आइसोथर्म आ गया। आइसोबार, आइसोकोर, आइसोबार प्रेशर सेम और आइसोकोर जो है उसमें हमने वॉल्यूम सेम रखा। द नॉर्मल अमाउंट ऑफ आवर हेड ओजोन इज़ 350 डॉप्स्टर। तो हमारे पास यहाँ पे बीटा आंसर बनेगा PTB के मुताबिक, लेकिन अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल हमारा जो कहेगा वो 300 कहेगा, लेकिन हमने पंजाब टेक्स्ट बुक के मुताबिक चलना है तो हमारे पास 350 आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, एट हाई टेम्परेचर द गैस आयोनाइजेस एंड जनरेट फ्री इलेक्ट्रॉन गिविंग अ मिक्सचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस कलेक्शन इज कॉल्ड। ये फिजिकल स्टेट की एक डेफिनेशन है।
जो हमारे पास फोर्थ फिजिकल स्टेट इसको हम कहते हैं और इसका बहुत मशहूर नाम है, सारे जानते हैं, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ओके, तो ये थे केमिस्ट्री के 50 MCQs डिफरेंट टॉपिक से डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी की बेस्ट तैयारी की हुई है तो आपको ये MCQs ज़रा भी मुश्किल लगेंगे। इस MCQ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पंजाब के जो पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट है उसमें MCQs किस तरह के आएंगे। ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल पंजाब टेक्स्ट बुक से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखें, कोई इधर उधर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, सिंपल बातें पूछी जाएंगी। इस तरह के MCQs आएंगे, ये MCQs भी आएंगे और इसी से रेलिवेंट जो कॉन्सेप्ट है वो भी आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। मेजॉरिटी ऑफ एंट्री टेस्ट के अंदर यही MCQs पूछे जाते हैं। इस तरह नहीं मैं कह रहा हूँ यही MCQs पूछे जाते हैं। इसमें से बहुत MCQs रिपीट होंगे, लिहाजा हमारी अगली सीरीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से देखिए। ये सारे MCQs के अंदर या इसके अलावा केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक में कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें, हम आपको बताएंगे, मुकम्मल गाइड करेंगे। कोई टॉपिक चाहिए तो उसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे आपको। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू।